हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10th। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के वैसे स्टूडेंट्स जो आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए उनके बोर्ड एग्जाम हेतु सोशल साइंस से ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ जिससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने की गारंटी है। फ्रेंड्स आपको मैं पहले ही जानकारी दे दूं, मैं आपको पार्ट वाइज वीडियो के माध्यम से चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकते हैं तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। तो आप लोग पार्ट वाइज वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास, तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर बताने जा रहा हूँ। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा चैप्टर है हिस्ट्री से समाजवाद साम्यवाद और रूस की क्रांति, तो उससे मैं आपको जो बीवीए ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हिस्ट्री सेक्शन खत्म कर दूंगा, उसके बाद जो आपका जियोग्राफी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, आपदा प्रबंधन है, तो इन सभी जो आपका अलग अलग सेक्शन है उनसे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा वो मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास है, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है वो फ्रांस की क्रांति जो एक घटना हुई थी उससे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर घ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे जो दूसरा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का जो परिणाम हुआ वो है आपका राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं आपको केवल आंसर बताता चलता हूँ ताकि आपके माइंड में केवल आंसर ही फिट हो, ज़्यादा आपको ऑप्शन के चक्कर में पड़ना नहीं है, आंसर आपको याद रहेगा। तो आप क्वेश्चन देखकर जैसे ही आप आंसर देखेंगे तो आपका नज़र उस पर टिक जाएगा और वो आपका सही आंसर हो जाएगा और अपने OMR सीट पे आप उसे फिलअप कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। तो 1789 की फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उस समय जो राजवंश का शासन था वो था आपका यहाँ पे बुर्बो वंश का। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो नेपोलियन संहिता जो लागू की गई ये आपका 1804 ईस्वी में लागू की गई। 1804 ईस्वी में जो है नेपोलियन संहिता लागू की गई। पांचवा प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए बिहार टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, अर्थात आपका जो BTC का बुक है सोशल साइंस का हिस्ट्री का, तो उसमें ये दिया गया है। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो ये जो है आपका यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष, मतलब वियना सम्मेलन जो हुआ था उसमें उसका अध्यक्ष कौन था। जो वियना सम्मेलन कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ था उसमें कहता है कि अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष जो था वो आपका मीटरनिक था, मीटरनिक। तो ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न है कि वियना सम्मेलन में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो वियना सम्मेलन में जो राष्ट्र सम्मिलित नहीं था ये आपका है जर्मनी। बाकी आप देख रहे हैं ब्रिटेन रूस और फ्रांस तीनों सम्मिलित था। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। तो पवित्र संघ की जो योजना है वो प्रस्तुत की गई थी रूस के द्वारा, तो रूस ने प्रस्तुत की। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की। वियना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की। तो ये है आपका राजवंश बुर्बो वंश, बुर्बो राजवंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर क ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है कि मीटरनिक कौन था। तो आप सभी को पता होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मीटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है मीटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो मीटरनिक व्यवस्था का जो उद्देश्य था ये था, यहाँ पे देख सकते हैं, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, मतलब जो पौराणिक व्यवस्थाएं हैं
उसको फिर से स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये जो कहा गया था मेटरनिक के द्वारा, मेटरनिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर क ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि कार्ल्सबाद आज्ञप्तियों द्वारा मेटरनिक ने क्या किया। तो इसके द्वारा जो मेटरनिक ने किया, आपका यहाँ पे उदारवाद पर रोक लगा दिया, उदारवाद पर रोक लगा दिया। ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि मेजनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा था। मेजनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा था। तो ये जो कहा गया था मेटरनिक के द्वारा ही कहा गया था। तो ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे और क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों पर सबसे अधिक किस देश के साहित्य, कला और ज्ञान का प्रभाव पड़ा। तो ये जो प्रभाव पड़ा, मतलब यहाँ पे पूछा गया कि सबसे अधिक किस देश के साहित्य, कला और ज्ञान का प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनान का, यूनान का। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट वीवीआई। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है ये यूनान को ही कहा जाता है, क्योंकि यूनान के संस्कृति सभ्यता को ही जो है अधिक प्रभावित थे यूरोपवासी। आगे है 17 नंबर प्रश्न कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज बार बार पूछा गया। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में जो हुई थी वो किन के बीच हुई थी। तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो ये पराजय हुई थी तुर्की की। यूनान की जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसमें तुर्की की पराजय हुई थी। 20 नंबर प्रश्न है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो ये है आपका कस्तूनतुनिया की संधि द्वारा। तो ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो ये जो है किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो संवैधानिक राजतंत्र का जो है शासन वो स्थापित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आगे 22 नंबर प्रश्न जो है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, जो कि बहुत ही वीवीआई है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो ये जो है मेजनी ने की थी। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का स्थापना, ये संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का भी संस्थापक जो है मेजनी ही था। क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन जो है वो गैरीबाल्डी ने किया था, जो पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन जो है वो भी मेजनी ने ही किया था। तो घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 28 नंबर प्रश्न है कि नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। नव गुएल्फ आंदोलन जो है वो इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो मैं आप लोगों को जानकारी दे ही रहा हूँ। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो कार्बोनरी की जो स्थापना हुई थी वो 1810 ईस्वी में हुई थी। क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो आप लोगों को पता होगा कार्बोनरी संगठन से मेजनी का संबंध था। 31 नंबर प्रश्न है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो देखिए आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले क्वेश्चंस में इसका जो है आंसर बता दिया हूँ। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था या किसान था या शिक्षक या सिपाही। तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखकर कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि जालवेराइन क्या था। तो जालवेराइन जो था वो एक शुल्क संघ था, शुल्क संघ। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का गठन
किसने किया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपका मतलब टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन है और 2014 में पूछा भी गया है। ये 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि जर्मन राइन राज्य का गठन किसने किया, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई, तो रक्त एवं लौह की नीति जो है वो बिस्मार्क ने अपनाई। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, तो ये जो युद्ध किए थे ये 3 युद्ध किए। ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सेडोवा के युद्ध में जो है वो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो सीडान का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो ये भी हुआ था आपका 1866 ईस्वी में। ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था, सीडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो सीडान का युद्ध जो हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था। 40 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो 1870 ईस्वी में जो सीडान का युद्ध हुआ उसके बाद पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो है आपका 41 नंबर प्रश्न कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आपके किताब का क्वेश्चन है। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई ये हुई थी आपका 1871 ईस्वी में। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ वो फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा पूरा हुआ। तो ये जो है आपके लिए वीवीआई क्वेश्चंस है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। एक बार में अगर नहीं भी याद हो, अगर 2-3 बार आप वीडियो को देखते हैं तो अच्छे तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन रिमाइंड हो जाएगा और याद हो जाएगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपका दूसरा चैप्टर है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति, तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसका आंसर बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो आपको बगल में घंटी की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस के आंसर के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।